हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आशा है बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है आज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या कंजर्वेशन ऑफ मास। तो आज का टॉपिक हमारा ये रहेगा, और जो इसके बाद दो और भी लॉस है जो मैं आपको इस टॉपिक के बाद पढ़ाने वाला हूँ। इसी वीडियो में आज मैं वो कवर कर दूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, कंजर्वेशन ऑफ मास या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जब भी मास के कंजर्वेशन की बात है तो समझ लेना एनर्जी का कंजर्वेशन की बात है। मास किससे रिलेटेड है? एनर्जी से। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? कंजर्वेशन कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास, मास की जगह पे एनर्जी भी लिख सकते हैं, और एनर्जी जी भाई, क्योंकि मास और एनर्जी एक दूसरे से रिलेटेड है बहुत ज़्यादा। अब मास हम ये बोल सकते हैं, मास एनर्जी का एक फॉर्म है, हाँ ये बोल सकते हैं हम कि मास इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ मास होता क्या है? कंजर्वेशन ऑफ मास या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एक कंजर्वेशन ऑफ मास होता है। कंजर्वेशन का मतलब हिंदी में बोलते हैं संरक्षण। संरक्षण यानी कि बचाव। संरक्षण संरक्षण यानी कि बचाव, यानी कि मास या एनर्जी का हमें संरक्षण करना है, उसका बचाव करना है। मतलब कि किस इसका मतलब कंजर्वेशन ऑफ मास हमें ये कहता है कि किसी भी कोई भी रिएक्शन अगर होती है तो उसमें एनर्जी ना ही लॉस होगी और ना ही गेन होगी, वो सिर्फ एक कांस्टेंट रहती है। यानी कि मास ना ही कभी बनता है और ना ही कभी घटता है। मास कैन नॉट बी restored और कैन नॉट बी मोर फॉर्म, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। कि मास को कभी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हम, सिर्फ उसे हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि मास एक एनर्जी का फॉर्म होता है। मास एक एनर्जी का फॉर्म होता है, इसलिए हम सिर्फ मास को हम घटा या बढ़ा नहीं सकते। जैसे मार्कर था, इसको हमने जला दिया, जलाने के बाद जो भी इसका वो आएगा, जलाने के बाद राख बचेगी, उसका वो राख का जो वेट होगा, अब वेट उसका कैलकुलेट करोगे और इसका कैलकुलेट करोगे, दोनों का अलग अलग होता है। क्यों होता है? वहाँ पे ये वैलिड तो नहीं होता। क्यों नहीं होता? वैलिड होता है, आपको पता नहीं चल रहा। ये मास को इसको अगर हम जलाते हैं तो राख बन जाते हैं, राख का वेट कम होता है, लेकिन इसका जो मास है वो एनर्जी के फॉर्म में दूसरे हीट के रूप में एनर्जी में चेंज हो जाता है। हीट भी एक एनर्जी का ही रूप है, तो हीट के रूप में वो निकल जाता है। जब इसको हम जलाते हैं तो इसका जो मास है वो हीट में कन्वर्ट हो जाता है और उसी के रूप में वो निकल जाता है। तो मास एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होकर निकल जाता है। जो राख बचती है उसका वेट, इसका वेट अलग अलग होता है, लेकिन इसका जो वेट होता है वो कुछ वेट वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है हीट में। तो ये बात है कि मास एनर्जी से रिलेटेड है। जैसे आपने पढ़ा होगा E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसमें क्या था कि एनर्जी जो होता है मास पे डिपेंडेंट है। यानी कि अगर सी क्या होता है यहाँ पे? सी होता है स्पीड ऑफ लाइट, यानी स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर को अगर हम मास से मल्टीप्लाई करें तो एनर्जी आता है। एनर्जी इज ए फॉर्म ऑफ मास। एनर्जी के टर्म्स में मास आ रहा है, यानी कि एनर्जी इज ए फॉर्म ऑफ मास। मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है। मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। ये जो मास है इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। मास किस में कन्वर्ट हो रहा है? एनर्जी में। यानी कि ये भी यही बात है कि मास इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी बोल सकते हैं कि यहाँ से कि एनर्जी के टर्म्स में क्या आ रहा है? मास आ रहा है तो मास इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी बोल सकते हैं हम। क्योंकि एनर्जी के टर्म्स में मास आ रहा है तो मास इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, या फिर मास कैन बी कन्वर्टेड टू एनर्जी। यही बोल सकते हैं, दोनों बोल सकते हैं, दोनों बातें वैलिड है। और फिर पहला तो ये बोल सकते हैं या फिर दूसरा ये बोल सकते हैं, मास इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। दोनों बातें ही सही है। मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर मास एनर्जी का एक फॉर्म, क्योंकि मास एनर्जी के टर्म्स में मास है, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इस इक्वेशन को हम इसको इस साइड भेज देंगे, ये मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में चेंज हो जाएगा। तो मास को हमें निकालना है, मास इक्वल टू मल्टीप्लाई में था C², इधर जाके डिवाइड में, डिवाइड वो इक्वल के दूसरा अपोजिट साइन जाता है तो साइन चेंज हो जाता है।
यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, ई डिवाइड बाई सी स्क्वायर। अब इसमें ये भी बोल सकते हैं हम मास के टर्म्स में क्या आ रहा है, एनर्जी आ रहा है, वैसे इसको हम उल्टा भी कर सकते हैं कि एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ मास, एवरी एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास। एनर्जी को अगर हम सी स्क्वायर यानी कि स्पीड के स्क्वायर से, स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर से अगर डिवाइड कर दें तो हमारा मास आ जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ मास, नहीं हमारी बॉडी में जो भी एनर्जी होगी उसको अगर हम एनर्जी ऑफ मतलब स्पीड ऑफ लाइट से अगर डिवाइड कर देते हैं तो मास आ जाता है हमारा। तो वही जो हमारा जो मास आता है, वेट दिखाता है, वो हमारी एनर्जी शो करता है। जब भी हम वेट अपना तोलते हैं तो वो हमारा एनर्जी बताता है, एनर्जी को हम स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड के स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तब आता है मास। तो ये भी बोल सकते हैं इसमें इसकी उल्टा कि मास एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास। और दूसरा इसका तो हमने इससे कन्वर्ट कर दिया उल्टा, इसको ही कर देते हैं मास इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, या बोल सकते हैं एनर्जी इज ए फॉर्म ऑफ मास, क्योंकि मास के टर्म्स में एनर्जी है। तो एनर्जी इज ए फॉर्म ऑफ मास, एनर्जी इज ए फॉर्म ऑफ मास, एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ मास। ये चारों बातें ही वैलिड है, सही है, ये चारों बातें ही सही है कि एनर्जी मास का एक फॉर्म है, या फिर मास एनर्जी का एक फॉर्म है। या फिर मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी और एनर्जी आल्सो कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास। ठीक है, तो दोनों को आपस में इंटरचेंज इन कर सकते हैं हम, और आपस में रिलेट भी कर सकते हैं, दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। तो ये बात थी, किसी भी चीज़ को अगर हम जलाते हैं तो मैं कंजर्वेशन का लॉ क्या कहता है कि हमेशा कभी कंजर्वेशन मास क्या कहता है कि कभी मास को ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही और बना सकते हैं, सिर्फ उसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो वैलिड नहीं होगा, क्यों अगर आपके पास भी वो डाउट भी आता है कि इसको हमने जलाया तो जो भी इसके राख आता है उसका वेट और इस जो इसका मार्कर का वेट होता है, इसका 50 ग्राम होगा, उसका कुछ 5 to 10 ग्राम्स होगा। ऐसा क्यों होता है, दोनों का वेट में इतना डिफरेंस क्यों आता है? क्योंकि उसके जो इसको जलाने के बाद इसके जो मास होता है एनर्जी के फॉर्म में, हीट के फॉर्म में वो चेंज हो जाता है। तो वो मास हीट के फॉर्म में क्या होता है, कन्वर्ट होता है, इसलिए उसका वेट जो राख का वेट होता है वो बहुत कम होता है, और जो एनर्जी मास जो होती है आधी मास वो एनर्जी के फॉर्म में चेंज हो जाती है, इसलिए दोनों के वेट में डिफरेंस आता है। लेकिन एनर्जी मास कंजर्वेशन यहाँ पे भी लागू होता है, क्योंकि मास जो है एनर्जी में कन्वर्ट हुई हीट में, तो मास तो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ ना, सिर्फ वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, मास से एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है, तो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। तो ये कहता है कंजर्वेशन ऑफ मास कि मास कैन नॉट बी कन्वर्टेड। ये वाला जो डाउट है ये बच्चों को बहुत आता है कि इसको किसी चीज़ को अगर हम जलाते हैं उसका वेट जो होता है क्या होता है, उसका वेट बहुत कम आता है, और जो उसका जिसको हम जलाते हैं उसका वेट ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है, मेरे भी टाइम पे ऐसा डाउट आया था मुझे, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जब भी हम इसको जलाते हैं तो उसका वेट कम क्यों आता है, क्योंकि आधा मास जो होता है एनर्जी के फॉर्म में चेंज हो जाता है, इसलिए इसका वेट कम आता है। लेकिन एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ पे भी लागू होता है, अप्लाई होता है, क्योंकि वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है, वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ ना ही, हाँ डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, डिस्ट्रॉय होता तभी तो कम होता है, लेकिन वो कन्वर्ट हुआ है तो कंजर्वेशन ऑफ मास लागू है। इसको मैं रिएक्शन से भी समझा देता हूँ, कंजर्वेशन ऑफ मास होता है क्या रिएक्शन से भी। केमिस्ट्री पढ़े तो केमिस्ट्री में रिएक्शन ही है, फिजिकल केमिस्ट्री। इसको आप नोट करिए, आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टाइन थ्योरी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है, ये आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, जो कि बताता है कि एनर्जी और मास आपस में इंटर कन्वर्टेबल है, यानी कि एक दूसरे के रूप इंटरचेंज किया जा सकता है। इसको मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं।
और जो हमारा मास शो करता है वो एनर्जी, जो हमारे पास बॉडी में एनर्जी होती है उसका हम स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। ये स्पीड ऑफ लाइट होता है, सी स्पीड ऑफ लाइट। इसकी वैल्यू होती है 8 इंटू नहीं 3 इंटू 10 की पावर से 8 मीटर पर सेकेंड। लिख देता हूँ, सी की जो वैल्यू होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। स्पीड ऑफ लाइट बहुत तेज स्पीड से ही चलता है स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, ये सब नोट करेंगे। इसका मतलब होता है ये जो है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है और ये वाला बैकवर्ड डायरेक्शन। लिख देता हूँ, ये हमारा होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन इसको मैं यहाँ से हटा के कहीं दूसरी साइड लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ और लिखना है। हाँ, अब इस जो हमारा क्या होता है आगे की तरफ बढ़ता है रिएक्शन, यहाँ से यहाँ तक बढ़ा है तो इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी कि आगे की तरफ प्रोसीड करना। और जो पीछे की तरफ आगे से पीछे की तरफ आया तो इसको हम बोलते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन, जो कि रिएक्शन बैकवर्ड, यानी रिएक्शन पीछे आती है, रिएक्शन जब पीछे आती है तो उसे बैकवर्ड डायरेक्शन कहते हैं। बैकवर्ड डायरेक्शन ठीक है। और हाँ, स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू, सी की जो वैल्यू है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 3 इंटू 10 की पावर 10 की पावर 8। अब उसका हमें स्क्वायर कर दें, यहाँ पे क्या है इक्वल टू एम सी स्क्वायर, या फिर एम इक्वल टू ई सी स्क्वायर है। अब सी का 3 इंटू 10 की पावर 8 का स्क्वायर कर दे तो कितना आएगा 9 इंटू 10 की पावर 16, बहुत बड़ी वैल्यू है। और उससे हम डिवाइड करें एनर्जी को तो मास की वैल्यू कम आएगी। ठीक है, इसका हम स्क्वायर करें तो 9 इंटू 10 की पावर 16 आएगा, वो बहुत बड़ी वैल्यू। और उससे हम एनर्जी को डिवाइड कर दें तो बहुत कम वैल्यू आएगी। तो अच्छा नोट कर लिया होगा, चलो मैं मिटाने जा रहा हूँ। अब हम आते हैं अपने रिएक्शन पे। फिजिकल केमिस्ट्री में रिएक्शन के ही मायने। अब क्या करते हैं हम, रिएक्शन चलिए कोई भी एक एग्जांपल लिख देता हूँ, जैसे कि ये है, आसान सा एग्जांपल देता हूँ। HCl है, जिंक डाल दिया हमने, क्या बनेगा पहले ये बताओ क्या बनेगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, 10 से बड़ा हुआ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव। और ये क्या है, लेस रिएक्टिव है, हाइड्रोजन लेस रिएक्टिव। ये सब तो 10 की चीज़ है रिएक्टिव। तो ये क्या कर देगा, ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को हटा देगा और उसकी जगह पे आ जाएगा। तो क्या करेगा, ये वाला इसको डिस्प्लेस कर देगा, जिंक जो होगा हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और इसकी जगह पे आ जाएगा। तो Zn और क्लोरीन के साथ बनेगा। अब यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा Zn पे कितना होता है, ये 9 की चीज़ है, ZnCl। इस पर हमें बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पे 2+ होता है जिंक के पास, क्लोरीन के पास -1 क्रॉस, ये आपने 9 से पढ़ा हुआ 3rd चैप्टर में। तो क्या बनेगा, Zn के पास 1 Zn1 Cl2 ZnCl2 बना, तो ये बनेगा ZnCl2। और साथ में हाइड्रोजन ये सब कैसे आप देख लीजिए, मैंने बता दिया स्टार्टिंग में। हाइड्रोजन H2 बायोमोलिक्यूल्स है, ये ऐसे एग्जिस्ट करते हैं। हाइड्रोजन, क्लोरीन, आयोडीन I2, क्लोरीन F2, ये सब जो चीज़ें हैं ये सब ऐसे एग्जिस्ट करते हैं, एक सिंगल एग्जिस्ट नहीं करते। जैसे हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं करेगा, हाइड्रोजन ऐसा एग्जिस्ट करता नहीं है, H+ होगा तब एग्जिस्ट करता है। वैसे ये सब चीज़ें जो हैं H2, Cl2, I2, F2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। एग्जिस्ट IST in this form, और अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसमें प्लस चार्ज आता है, जो कि H+ ऐसे दिखाया था। और ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाइड्रोजन तो इलेक्ट्रॉन गेन और लूज दोनों करता है, बट ज़्यादातर इसके जो हम देखेंगे बुक में वो सब इलेक्ट्रॉन लूज करने वाले ही देखे। और ZnCl2 का ना साथ में हाइड्रोजन अलग हो जाएगा तो H2, क्योंकि ये H2 में एग्जिस्ट करता है यहाँ पे। ठीक है,
तो ये तो 9th की है, आपको पता होगा। अब क्या करते हैं, अब इसमें हम देखते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मास कैसे वैलिड होता है। कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए हम इसको पहले तो हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करने से पहले आप एक बात सुनिए, यहाँ पे कितना है, हाइड्रोजन कितना है, ये इसको मिटा रहा हूँ मैं, लेस रिएक्टिव और नेगेटिव समझाता बस। हाँ, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 1, क्लोरीन कितना है 35.5, 36, टोटल कितना हो गया 36.5, ठीक है। यहाँ पे जिंक कितना होता है, जिंक का कितना होता है 65, कॉपर का होता है 63.5, जिंक का 65, तो 65 आ गया, ये सब ग्राम में है। और तो यहाँ पे निकालें 65 प्लस क्लोरीन का कितना है, क्लोरीन का कितना है यहाँ पे 35.5, यहाँ पे 2 है इसके आइटम्स, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 65 प्लस तो 71 आ जाएगा, 71 कितना आएगा 130, 136 आएगा, ठीक है। हाइड्रोजन के तो 2 हो गए, 1 होता है इसका वेट और एटॉमिक मास, और इसका 2 है तो 2 ग्राम, और यहाँ पे 136 ग्राम। अब हम इन दोनों को ऐड करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है कि मास कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है, यानी कि जो ये इस साइड जो टोटल मास होगा, इस साइड का टोटल मास के बराबर होना चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ मास यही कहता है। अगर ये इस साइड का मास ज़्यादा होता है, इस साइड का कम होता है, यानी कि मास लॉस है, मास लॉस हो तो हो नहीं सकता। तो इसलिए हम चेक करते हैं कि इस साइड का जो टोटल मास है इस साइड के टोटल मास के बराबर है या नहीं। आज से इसको नोट कर लीजिए, इसका मिटा दें 1 2 3, अच्छा मिटा देना। तो अब इसको हम देखते हैं, इस साइड टोटल मास कितना है, इन दोनों को ऐड करें 65 प्लस 36.5, इसको बोलते हैं हम, पहले ये लिख देता हूँ, रिएक्टेंट बता रखा था कुछ, इसको बोलते हैं हम रिएक्टेंट AC, जो कि रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, 10th में पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर। तो इसको बोलते हैं प्रोडक्ट, जो रिएक्शन के बाद बनता है उसे प्रोडक्ट, जो रिएक्शन में पार्ट लेता है वो रिएक्टेंट, और जो रिएक्शन के बाद बनता है वो प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट बना हमारा और ये रिएक्टेंट था। अब हमें क्या करना है, अब बताओ, जो रिएक्टेंट का टोटल मास निकालते हैं, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट निकालते हैं पहले, कितना आएगा 36.5 प्लस, ये आपस में बराबर नहीं है, ये इसके बराबर है और ये वाला इसके, ठीक है, गलत मत समझिएगा, प्लस 65 ग्राम, कितना आएगा ये 101.5, अबे हाँ 101.5, 101.5 ग्राम, ठीक है। अब हम इस साइड का प्रोडक्ट का निकालते हैं, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, कितना आएगा ये 136 प्लस 2, कितना आ रहा है 138, तो ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे। तो अब मैं बताता हूँ, यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड नहीं हो रहा, तो कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड करने के लिए हम इन दोनों रिएक्शन को बैलेंस करते हैं ताकि कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड रहे। नहीं तो ऐसे तो कोई चीज़ नहीं होती जिसमें कि कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड ना हो, हर चीज़ में कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड होता है। इसमें एक कन्फ्यूजन होता था जो कि मैंने क्लियर कर दिया, जलाने वाला जो वो कंबर्शन वाला टॉपिक था, वो मैंने क्लियर कर दिया कि उस पर सिर्फ एनर्जी में चेंज होता है मास, इसलिए वहाँ पे क्या होता है मास का उसका जो राख का वेट आता है कम आता है। लेकिन ये जो रिएक्शन है बाकी सब जगह, हर जगह पे कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड होता है, तो यहाँ पे वैलिड नहीं हो रहा। तो वैलिड करने के लिए कंजर्वेशन ऑफ मास हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, और बैलेंस करना आपने सीखा है हीट एंड ट्रायल मेथड से, तो इसलिए हम उसको बैलेंस करते हैं। यहाँ पे बैलेंस नहीं है तो अब इसको हम बैलेंस करेंगे ताकि ये कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड हो जाए, क्योंकि कंजर्वेशन मास हर चीज़ पे लागू होता है, अगर नहीं लागू हो रहा तो वो रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं करते। तब हम इसको बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे,
क्या है, यहाँ पे कितने जिंक है, यहाँ पे एक है, ठीक है जिंक तो सही है, यहाँ पे क्लोरीन 2 थे, यहाँ पे एक है, यहाँ पे 2 है, तो हम क्या करेंगे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे एक था ना क्लोरीन, तो यहाँ पे 2 है, तो इस साइड करें, यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे 2 क्लोरीन थे, यहाँ पे एक क्लोरीन था, तो इसको 2 करने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हिट एंड ट्रायल मेथड है, यहाँ पे एक था, यहाँ पे 2 था, तो इसको 2 करने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई। अब ये 2 हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो क्लोरीन से बनने के बाद तो Cl2 बनेगा जो कि इस साइड है, हाइड्रोजन 2 है, 2 बनेंगे, इस साइड भी 2 ही थे, तो हो चुका है हमारे बैलेंस। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 2 है, यहाँ पे 2, जिंक 1 है, जिंक 1। तो अब हमें सिर्फ 2 को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टोटल से, क्योंकि किसी और चीज़ में तो हमने चेंज करा नहीं है, सिर्फ इसलिए करा है, तो इसको हम कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई, रिएक्शन को बैलेंस कर, ये बैलेंस रिएक्शन है, रिएक्शन पूरा बैलेंस है। अब कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड है, देखते हैं, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा था, तो ये पूरा HCl की वैल्यू इतनी आई है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना आएगा, 73 ग्राम आएगा, हाँ ठीक है, 73 ग्राम आएगा। तो अब 73 प्लस ये क्या है, 65, एक सेकेंड, इसको भी चेंज कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे 36.5 जाता है, ये 73 हो गया, तो 36.5 को हम हटा देते हैं, अगर 73 ग्राम। अब इन दोनों को ऐड करेंगे हम, तो कितना आएगा, 130, 138 ग्राम सेम आएगा। अब हो गया, जितना अमाउंट रिएक्टेंट में, जितना वेट रिएक्टेंट में उतना वेट प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के वेट इक्वल आ गए। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के मास इक्वल आ गए, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ मास अब वैलिड है। कंजर्वेशन ऑफ मास अब वैलिड है, कंजर्वेशन ऑफ मास अब वैलिड हो गया। इसलिए हम कंजर्वेशन ऑफ मास को वैलिड करने के लिए रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, ताकि दोनों साइड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का वेट सेम आ जाए, मास सेम आ जाए। हाँ, तो वो रिएक्शन को बैलेंस करने का एक रीजन है, क्योंकि हम उसको रिएक्शन को कंजर्वेशन ऑफ मास से वैलिड करना चाहते हैं। और कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, तो किसी भी रिएक्शन में हम मास को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते या फिर उसे क्रिएट नहीं कर सकते, सिर्फ उसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये मास सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, उसे हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो ये था, तो रिएक्शन में इसका ऐसे ही होता है बैलेंस करके। और ये वाला मैंने टॉपिक, ये वाला अच्छा क्वेश्चन था, इसको भी अब मैं बता चुका हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी वो 2 टॉपिक थे, आज की थोड़ा लेक्चर ज़्यादा हो गया, तो मैं उस दोनों टॉपिक्स को अभी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। तो अभी हमारे 2 टॉपिक बचे हैं, एक कंजर्वेशन ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन और कंजर्वेशन ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, और एक वो मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला, ये 3 टॉपिक बचे हैं। इसके 2 वीडियो में लगभग हो जाएगा कवर। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, चलिए बाय बच्चे।